माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती रचना शाह जी सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, श्रीमती छवि भारद्वाज जी संयुक्त सचिव, श्री शैलेश नवल जी कोर्स समन्वयक व अन्य उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का मैं विवेक चंदेल 127वें प्रवेशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों की ओर से भावपूर्ण स्वागत करता हूं। महोदय, मैं ये अवगत करवाना चाहूँगा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए भारत के 19 राज्यों से 97 अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंश भारत दर्पण के अंतिम चरण में हम सभी प्रशिक्षु अधिकारी माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्य पथ हेतु मार्गदर्शन एवं प्रेरणा की शुभेच्छा से आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब मैं सादर अनुरोध करूँगा श्री शैलेश नवल जी से, कोर्स कोऑर्डिनेटर, कि वह हम सबों की ओर से स्वागत उद्बोधन एवं कोर्स ब्रीफिंग करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सहयोगी, 127वें आईटीपी के प्रतिभागी, इस ऐतिहासिक भवन में इस महान राष्ट्र के प्रथम नागरिक भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के समक्ष उपस्थित होना वास्तव में मेरे लिए एवं अकादमी के मेरे कलीग्स और इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के 97 प्रतिभागियों के लिए एक सम्मान की बात है। महोदया, हम आपके अत्यंत आभारी हैं कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, जिसमें हमें आपसे मिलने का अवसर मिला। इस सुअवसर पर मैं आपके समक्ष 127वें इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। 127 इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम ये 3 मई 2025 को आरंभ हुआ और 13 जून 2025 को इसका समापन होगा। 137वां इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सिविल सेवाओं में भारतीय प्रशिक्षण सेवा में पदोन्नत अधिकारियों के लिए डिजाइन किया गया है और इसका उद्देश्य उन्हें शासन और लोक सेवा के प्रति व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करना है। यह कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के अनुरूप है, जिसमें मुख्य रूप से क्षमता निर्माण, व्यवहार परिवर्तन और प्रशासनिक उत्कृष्टता पर ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित भारत एट 2047 के सपनों को साकार करने में योगदान देना है। मैडम, इस समूह में 19 राज्यों के 97 अधिकारी हैं, जिनमें 24 महिला अधिकारी शामिल हैं। प्रतिभागियों की औसत आयु 51 वर्ष है, जो गहन संस्थागत अनुभव एवं क्षेत्र विविधता को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में डोमेन फंक्शनल बिहेवियर लर्निंग पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसमें 10 शासन क्षेत्र कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन, समाज कल्याण, फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और विदेशी मामलों जैसे विषय समाविष्ट हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्माण और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यवहारिक आईसीटी और डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग भी दिया जाता है। व्यवहारिक दक्षताओं को बढ़ाने के लिए लीडरशिप, नैतिकता, समझौता वार्ता और समावेशन मॉड्यूल भी इसमें सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम में 2 सप्ताह का संशोधित भारत दर्पण अध्ययन दौरा महत्वपूर्ण है, जिसमें 20 राज्य, 113 रणनीतिक क्षेत्र संस्थानों तथा 10 समूहों में लगभग 70 मंत्रालयों और विभागों के साथ एंगेजमेंट शामिल है। इस दौरे का उद्देश्य अधिकारियों को सभी गवर्नेंस सेक्टर से अवगत कराना है, ताकि नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन, नवाचार, विभिन्न क्षेत्रों की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियां तथा लास्ट माइल डिलीवरी के विषय में जानकारी मिल सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख घटक में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ एंगेजमेंट्स, इंडस्ट्रियल हब्स के साथ अटैचमेंट्स और नवाचार केंद्रों जैसे कि रिको, टी हब हैदराबाद, पीनिया इन बेंगलुरु, गिफ्ट सिटी गुजरात का दौरा तथा अमूल और मेट्रो रेल के साथ अटैचमेंट्स भी सम्मिलित हैं। शहरी शासन के तहत अहमदाबाद रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, कोलकाता आईटी हब,
गोमती नगर रीडेवलपमेंट, गोवा पोर्ट जैसे स्मार्ट सिटी मॉडल और शहरी रूपांतरण परियोजनाओं के बारे में जानकारी भी प्रदान की जाती है। मैडम, सिविल सैन्य इंटरफेस में आईटीबीपी की इकाइयाँ, नौसेना के प्रतिष्ठान, वायुसेना के अड्डों के साथ अटैचमेंट्स तथा आईडीएस मुख्यालयों, इसरो एवं हल जैसे रणनीतिक संस्थाओं में दौरों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की समझ विकसित करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके व्यतिरिक्त सांस्कृतिक एवं विरासत तल्लीनता के अंतर्गत गोलकुंडा किला, नालंदा कामाख्या मंदिर, रघुराजपुर और बाराबंकी के पारंपरिक शिल्प समूहों का दौरा भी किया गया। सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के तहत अधिकारियों को अत्याधुनिक पर्यावरण और तकनीकी पहलों से अवगत कराया जाता है, जिसमें सालीगांव कूड़ा प्रबंधन प्लांट, मिंजूर विलवीकरण प्लांट, अमृत सरोवर परियोजनाएं तथा कॉफी संग्रहालय, म्यूजियम जैसे नवाचार केंद्र और राज्य में ऊर्जा केंद्र को समाविष्ट किया गया है। इस संपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारी राष्ट्रीय स्तर पर नीति लागू करने की दिशा में एक व्यापक और अखिल भारतीय दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम होंगे। साथ ही हम अधिकारियों को अत्याधुनिक शासन कार्य प्रणालियों से अवगत कराएंगे, जिससे वे सर्विस डिलीवरी में इनोवेशन और एफिशिएंसी को बढ़ावा दे सकें। प्रमुख हितधारकों के साथ फील्ड विजिट्स और इंटरैक्शंस के माध्यम से संस्थाओं के परस्पर समन्वय को बेहतर बनाना ही हमारा लक्ष्य है। इससे विभिन्न संस्थान और विभाग एकजुट होकर देश के विकास को गति देंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया का संबोधन मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगा। इससे वे आईएएस का अखिल भारतीय स्वरूप और राष्ट्रीय निर्माण, नैतिक शासन, समावेशिता और नागरिक केंद्रित सेवा प्रदायगी विकसित भारत के विजन को साकार करने में सिविल सेवकों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यहाँ उपस्थित अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि जब आप जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहे हों तो राष्ट्रपति महोदयों के शब्द आपके सभी कार्यों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति और मार्गदर्शन प्राप्त करना हम सभी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के लिए परम सौभाग्य की बात है। अकादमी देश के लिए विजनरी, सक्षम और नैतिक प्रशासनिक लीडर्स तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं पुनः राष्ट्रपति महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा एवं हम सभी आपके मार्गदर्शन की कामना करते हैं। जय हिंद। हम सबों की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का स्वागत करने एवं डिटेल ब्रीफिंग करने के लिए आपका धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने सहयोगी अधिकारी श्री समीर जी, जो उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अपना अनुभव हम सभी से साझा करें। Honorable Madam President, I am Sameer from Uttar Pradesh, working as Special Secretary in Department of Finance. Madam Namaskar. It is with profound respect and immense pride that I, on behalf of my fellow officers and the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, extend our heartfelt gratitude for the privilege of being in your esteemed presence today. We, officers inducted into the Indian Administrative Service from various state civil services, are currently undergoing a transformative phase of training, one that reorients our perspectives, strengthens our resolve, and prepares us to serve the nation with a unified vision and a pan-Indian outlook. This program has not only redefined our administrative skills, but has also reignited our sense of purpose. It has inspired us to reflect deeply on the kind of officers we must become, not merely efficient functionaries, but visionary nation builders committed to the aspiration of Viksit Bharat by 2047. The Academy has thoughtfully curated our training journey, focusing on leadership development, team building, strategic thinking, and resilience. The modules have offered invaluable insights into the key areas such as public-private partnership models, greenfield tourism and infrastructure initiatives, rural economy and farmer-producer organizations,
urbanization challenges and opportunities, rail and road connectivity advancements, social sector reforms, particularly quality in primary education, India's economic trajectory towards becoming the world's third largest economy, the rule of law and its ethical interpretation, and the adoption of modern technologies in governance and public service delivery. Special attention has been given to our mental and physical well-being. As our respected director reminds us, an unfit officer is a burden on the public delivery system. This training has unleashed our potential, sharpened our outlook, and united us in our commitment. We return to our duties not just as administrators, but as ambassadors of integrity, inclusion, innovation, and nation-first leadership. Madam President, India is not just evolving, it is leaping forward. During our Bharat Darpan program, as we traveled across this vast and vibrant nation, we witnessed extraordinary energy and purpose at every step. From Make in India to Atmanirbhar Bharat, from Ek Bharat Shresth Bharat to Viksit Bharat at 2047, the vision is bold and the momentum is unstoppable. To be born in India is a blessing. To serve her people is an honor. And we, the officers before you today, are ready to shoulder this responsibility with humility, courage, and unwavering dedication. Madam, your presence inspires us. It reinforces our conviction in the importance of good governance and the noble duty of public service. Jai Jagannath, Jai Hind. धन्यवाद समीर जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूँगा अपनी सहयोगी अधिकारी श्रीमती प्रीति ईरानी जी, जो झारखंड राज्य से आती हैं, कि वे आएँ और इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंश भारत दर्पण के ऊपर अपने विचार साझा करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया, समस्त अतिथिगण एवं सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को सादर अभिनंदन। जोहार। मेरा नाम प्रीति ईरानी है। मैं झारखंड राज्य में उद्योग विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। प्रशिक्षण के दौरान मैं आज अपने एवं साथियों के द्वारा भारत दर्पण के अनुभवों को साझा करना चाहूँगी। मुझे एवं मेरे साथियों को देश के विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक गतिविधियों, गौरवशाली इतिहास एवं ग्रामीण समाज की चुनौतियों को निकट से जानने समझने का अवसर प्राप्त हुआ। विभिन्न राज्यों में कृषि, उद्योग, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयास वास्तव में अनुकरणीय है। इस अध्ययन यात्रा में वायुसेना, नौसेना, ITBP, सीमा सुरक्षा बल के जवानों के शौर्य और समर्पण को देखने का गौरवपूर्ण अनुभव मिला। रोजगार सृजन, कौशल विकास, उद्योगों को प्रोत्साहन तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में विभिन्न राज्यों द्वारा किए जा रहे नवाचार अत्यंत सराहनीय है। जयपुर के वस्त्र एवं संगमरमर उद्योग, भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान, तमिलनाडु में IT पार्क, कांचीपुरम के रेशम उद्योग, लखनऊ का चिकनकारी, ओडिशा के पिपली गांव का हस्तशिल्प चंदुआ, रघुराजपुर का पटचित्र को देखकर ज्ञात हुआ कि पारंपरिक कारीगरी और स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। कृषि क्षेत्र में अधिक मूल्य वाले उत्पाद जैसे मसाले, चाय, दाल, मक्का, रागी, फल एवं सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने तथा पशुपालन एवं डेयरी उद्योग को सशक्त कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में कीवी की खेती एवं धान की खेती के साथ साथ मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीणों की आय में वृद्धि का प्रयास अत्यंत प्रभावशाली है। जयपुर डेयरी द्वारा दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सहकारी समितियों की अध्यक्षता महिलाओं को सौंपना एवं दुग्ध उत्पादक परिवारों की बेटियों में आर्थिक सहायता प्रदान करना एक संवेदनशील और सकारात्मक पहल है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण यथा जल संरक्षण, सौर ऊर्जा का उपयोग, जीवाश्म ईंधन के विकल्पों की खोज की नई विधियों को जानकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी। महोदया, झारखंड में राज्यपाल के रूप में आपके कार्यकाल में राजभवन परिसर में वृक्षारोपण, गौशाला, जलाशय और राष्ट्रीय चरखा की स्थापना कर आपने पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। आपने न केवल प्रशासनिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मार्गदर्शन दिया, बल्कि उन्हें मानवीय संवेदनाओं से भी जोड़ा, चाहे वह लुगनी मुंडा जैसी पीड़ित महिला की सहायता हो या आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की उच्च शिक्षा में मदद। आपने महिला सशक्तिकरण एवं समाज के कमजोर वर्गों तक न्याय और जागरूकता पहुँचाने में एक आदर्श स्थापित किया है।
आपका मार्गदर्शन, आपकी सोच और आपकी गरिमामय उपस्थिति हम सभी प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है, जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम सभी अपने अर्जित ज्ञान एवं अनुभव को आचरण में उतारते हुए राष्ट्र सेवा में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करेंगे। एक बार फिर से सभी को सादर अभिनंदन। जोहार। धन्यवाद प्रीति जी। साथियों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से बड़े ही आदर के साथ अनुरोध करूंगा कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। Dear officers of the Indian Administrative Service, your promotion and induction into the Indian Administrative Service is a very important career landmark for each one of you. Your promotion to the Indian Administrative Service marks a transformation of your role and your mindset. With this elevation, your canvas of responsibility broadens, and your thoughts and actions are expected to be in the national perspective. The time spent by you at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration would have reoriented you to be able to develop a pan-India outlook and analyze governance challenges with a collaborative approach. As officers of state civil services, your efforts were based on state-specific priorities. You were instrumental in the well-being and development of the people at the grassroots level, dealing with issues that directly impacted local communities. Even now, you will be responsible for these issues, but your role and responsibilities will further expand in scope and complexity. You are no longer administrators of just a region. You have to follow standards of governance at national levels. Your work must align with the larger vision of Viksit Bharat, a developed India by 2047. Dear officers, you have already been administrators in your respective states for about 2 decades. I am sure that during this long period, you have gathered enough learnings and techniques in the field of governance that you can apply in your role as IAS officers. Your experience in the state administration can contribute in making policy decisions and implementing them as per the ground level needs and demands of the people. Your contribution in inclusive development can be significant. Your efforts should specifically focus on ensuring that the marginalized and weaker sections are not left behind in the nation's journey of transformation into a developed nation. When the people who are poor and deprived experience growth and prosperity, only then you will be closer to realizing the goal of developed nation. Another area where I would like you to work with commitment is the area of sustainability and climate resilience. You should always be mindful of the impact of your actions in the environment. It is responsibility of all of us to give a healthier and safer planet to our future generations. I am confident that you would work towards ensuring this. Dear officers, technology and innovation can play a huge role in achieving the goals that you set while performing your jobs. From improving service delivery to enabling data-driven decision-making, digital tools can help build efficient, transparent, and citizen-friendly governance systems. It is imperative that you embark innovations in AI, e-governance, and digital feedback mechanisms to ensure that government schemes reach the last mile.
At the same time, you should never lose sight of the foundational values that define the Indian administrative service. I urge you to uphold integrity in your conduct, ensure transparency in your actions, and maintain accountability. You should exercise authority with empathy, fairness, and impartiality. You are expected to lead by example and stay roots in values that reflect the spirit of public service. I would also like to highlight the need for each of you to be aware about your physical, mental, and emotional health. You would be able to perform your best in all kinds of situations if you ensure your fitness in all respects. I wish you all a very bright future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.